Assalamu alaikum. My name is Dr. Faraz Zahid and I am representing Master D Network. So, what is diagnosis? The term diagnosis can be used in two ways. It refers to a process or a category within a classification system. ठीक है, तो हमारे पास जो है इसको हम कह रहे हैं कि डायग्नोसिस एक पूरा प्रोसेस है, इसे हम कैटेगरी कह रहे हैं. ठीक है, अब पेशेंट के सिम्टम्स हैं, उसको आपने देखा कि उसको आपके पास आया, वो कह रहा है मुझे खांसी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, मुझे फ्लू हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार है. ठीक है, अब ये होती हैं चीज़ें. ठीक है, ये नॉर्मल फ्लू जो सीजनल फ्लू होता है, सीजनल कफ वगैरह जो होते हैं उसमें भी आता है. ठीक है, तो अब आपने उसको फर्दर कंफर्म करने के लिए आप उसको टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हो, तो देखते हो कि नमूनिया तो नहीं है इसको, या उसके एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रही. ठीक है, उसको सांस लेने में मुश्किल तो नहीं हो रही, वर्क ऑफ ब्रीदिंग कैसी है उसकी. ठीक है, आप फर्दर फिर चीज़ें इवेलुएट कर रहे होते हो. ठीक है, तो जब आप डायग्नोसिस बनाते हो तो फिर आप फौरन से एक डायग्नोसिस नहीं बनाते, उसमें आप मल्टीपल डायग्नोसिस बना रहे होते हो. ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि डायग्नोस क्या है, एक प्रोसेस है. ठीक है, ठीक है, उसमें आप चीज़ों को साथ साथ लेके चल रहे होते हो. अब डायग्नोस्टिक प्रोसेस हमारे पास क्या है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ एक्शंस. ठीक है, जिसमें हमने एक्शंस और डिसीजंस को किस तरीके से स्टार्ट करना है कि हमारे पास सबसे पहले डाटा को आपने कलेक्ट किया जो कि एग्जामिनेशन में आ गया, फिर आपने उसको एनालिसिस इंटरप्रेट किया जो कि हमारे पास इवैल्यूएशन में आ गया. थर्ड, फिर आपने क्या किया, उस डाटा को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया. ठीक है, उस डाटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद आपके पास एक डायग्नोस्टिक हाइपोथेसिस आ गई. ठीक है, ठीक, हाइपोथेसिस आ गई तो अब आपने उस लिहाज से उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाना है. ठीक है, जिस तरह एक आपके पास पेशेंट आया, जैसे मैंने बताया कफ है, फ्लू है, फीवर है उसको. ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक इम्पेयरमेंट्स आ जाती. ठीक है, फिर आपने उसको क्या किया, डाटा कलेक्शन कर लिए. ठीक है, उसके बाद फिर आपने एनालाइज करना, टेस्ट वगैरह परफॉर्म कराने स्टार्ट किए कि आपने चेक किया कि उसका स्पूटम का कलर क्या है. ठीक है, उसको कफ कितना ज़्यादा हो रहा है उसको. ठीक है, उसको आप फिर नमूनिया का टेस्ट कराओगे कि नमूनिया तो नहीं है. ठीक है, ब्लड टेस्ट परफॉर्म कराओगे. ठीक है, तो कल्चर परफॉर्म कराओगे तो आपको पता चलेगा बैक्टीरिया ने नमूनिया तो नहीं कॉज करा दी. ठीक है, तो इवैल्यूएशन वगैरह फिर आपने सारा डाटा को ऑर्गेनाइज किया, तो आप उसमें डायग्नोसिस बनाओगे कि इस पेशेंट को नमूनिया है या COPD है या कुछ और है. ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा डायग्नोस्टिक का प्रोसेस आ जाता है. अच्छा जी, अब जब ये डायग्नोस्टिक प्रोसेस हमारे लिए हेल्पफुल क्यों होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया. ये इसलिए हेल्पफुल हो जाता है कि इससे हमें पता चलता है कि एक डिजीज़ के बारे में हमें पता चल गया. फॉर एग्जांपल कि हमें पता चल गया पेशेंट को नमूनिया है. ठीक है, अब हम पता है कि हम उसे 14 दिनों में या 21 दिनों में अगर हम उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे तो पेशेंट जो है वो क्या हो सकता है, बिल्कुल रिकवर हो सकता है. ठीक है, तो ये प्रोग्नोसिस हो गया, और ये प्लान ऑफ केयर में हमारे पास हमें जो है ये डायग्नोस्टिक प्रोसेस जो है हमारी हेल्प कर रहा होता है. ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमने जब इवैल्यूएशन करनी होती है और डायग्नोस्टिक प्रोसेस से जब हमने गुजरना होता है, तो उसमें हमने कौन से क्वेश्चंस को लाजमी ख्याल में रखना है. ठीक है, तो जब हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं, डाटा के एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमने इन चीज़ों का इवैल्यूएट करना है या देखना है कि पेशेंट को जो इम्पेयरमेंट या फंक्शनल लिमिटेशन या डिसेबिलिटी जो है वो कितना एक्सटेंड क्या है उसकी. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्वेयर है. ठीक है, ये हमने उसकी डिग्री देखनी है, उसकी एक्सटेंड देखनी है. उसके अलावा हमने देखना है कि डिसफंक्शन जो हुआ है, जो भी लिमिटेशंस आई है या कोई डिसेबिलिटी हुई है, ठीक है, वो एक जगह पे रुका हुआ है या आगे वो फर्दर प्रोग्रेसिव है. ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखनी है. उसके अलावा हमने देखना है कंडीशन एक्यूट या क्रॉनिक. लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कोई आता है पेशेंट आपके पास कि मुझे जो है ना पिछले 2 हफ्तों से मेरे जो है ना शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन है. ठीक है, तो आप उसको एक्यूट कंडीशन में लोगे. अगर वो कहे कि मुझे 6 महीने हो गए या 1 साल हो गया, ठीक है, तो वो क्रॉनिक कंडीशन में, तो आपने उसके जब आप एग्जामिनेशन या इंटरव्यू कर रहे होगे तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है. ठीक है, उसके बाद आपने देखना है, उससे पूछना है कि आपका शोल्डर पेन जो है क्या काम करने से जो है वो जो उसका पेन रिलीव हो रहा है, और क्या काम ना करने से जो है वो या कुछ करने से पेन जो है एग्रेवेट हो रहा है. ठीक है, तो अगर वो कहे कि मेरा शोल्डर पेन जो है ओवर द हेड एक्टिविटीज़ करने से एग्रेवेट हो रहा है, तो आपने इस चीज़ को माइंड में रख लेना कि ओवर द हेड एक्टिविटीज़ करने से उसका पेन जो है रिलीफ हो रहा है. और अगर वो कहे कि मैं बिल्कुल उसे रेस्ट में रखूँ, बिल्कुल मूव ना करूँ, तो मेरा पेन नहीं होता. ठीक है, तो आपने उसमें रिलीविंग और जो एग्रेवेटिंग चीज़ों को देखना है. ठीक है, उसके अलावा आपने देखना है, आपने पूछना है, एक तो मेन कंप्लेंट आपके पास शोल्डर पेन के साथ आया, तो आपने अंडरलाइन पीछे हुई चीज़ों को देख के भी चलना है कि ये शोल्डर पेन स्टार्ट किस वजह से हुआ है. ठीक है, तो अगर वो आपने उससे पूछना है कि आपको कोई डायबिटीज़ तो नहीं, क्योंकि समटाइम जो है फ्रोजन शोल्डर जब होता है पेशेंट्स को, ठीक है, तो वो डायबिटीज़ की वजह से भी हो रहा होता है. ठीक है, तो ट्रॉमा के बारे में पूछ लें, डायबिटीज़ के बारे में पूछ लें. ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में पूछ लें. ठीक है, तो आपने साथ साथ जो चीज़ें चल रही होती है उनके बारे में लाजमी आपने क्वेश्चन करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये पेन हो किस वजह से रहा है.
उसके अलावा आपने ये भी देखना है कि जो उसके अगर पहले कोई फिजिशियन से उसकी मेडिकेशन चल रही थी, या उसको कोई सर्जिकल हिस्ट्री है या मेडिकल हिस्ट्री है, या उसके टेस्ट वगैरह परफॉर्म हुए हैं, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों का फिजिकल थेरेपी एग्जामिनेशन से कोई रिलेशन है या नहीं, कि वो आपकी फाइंडिंग्स के बारे में कोई आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल के एक पेशेंट है, क्या कहते हैं, उसका आप चेक करोगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया शोल्डर पेन है, ठीक है, अब वो शोल्डर पेन जो है उसके आपके देखेंगे उसकी वो हुई है, चेस्ट एक्सरे हुआ है, या क्या कहते हैं ईसीजी हुई है, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे उसका शोल्डर पेन मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम की वजह से है, तो ईसीजी और जो है वो आपके लिए कोई ज़्यादा क्या कहते हैं आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, ठीक है, तो आपने देखना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो उस उनके चार्ट्स या रिव्यू में या प्रिस्क्रिप्शन नोट्स में आपकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो है हेल्पफुल है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा आपने देखना है कि हमारे पास जो है कि पेशेंट का जो डिसफंक्शन हुआ है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी फाइंडिंग्स मिल रही है। अब जरूरी नहीं है कि उसको सिर्फ पेन होगा, पेन के साथ उसको स्वेलिंग भी हो सकती है, मसल वीकनेस या मसल टाइटनेस, कॉन्ट्रैक्चर्स वगैरह भी मिल सकते हैं, तो आपने क्लस्टर ऑफ फाइंडिंग्स को भी आपने जो है देखना है, ठीक है। उसके अलावा आपने देखना है कि हमारे पास जो है रिलेशनशिप क्या बन रहा है इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी का, ठीक है, कि कितने लेवल की जो है इम्पेयरमेंट हुई है, कि डिसेबिलिटी बहुत, अगर डिजीज बहुत लो लेवल की, इम्पेयरमेंट बहुत हल्की सी है कि जस्ट थोड़ा सा जो है 90 या 70 डिग्री तक रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड है और वहीं पे पेन हो रहा है, ठीक है, तो ये इससे क्या हो रहा है कि जो है इसका इम्पेयरमेंट इतनी ज़्यादा स्वेयर नहीं है, और अगर हुआ कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा, ठीक है, अपनी कोई भी जो है डेली एक्टिविटीज जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो आपने ये देखना है कि उसके इम्पेयरमेंट का और उसके डिसेबिलिटी का क्या रिलेशनशिप है, ये आपने देखना है। उसके अलावा आपने देखना है कि और कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो पेशेंट की इम्पेयरमेंट, फंक्शनल लिमिटेशन या डिसेबिलिटी को फर्दर प्रोग्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के उसका शोल्डर पेन है और वो फिर भी जो है अपना जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे उसको जो है काम करना पड़ रहा है, उसको चाहिए कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, ठीक है, उसको मिल्क रेस्ट में रखे या उसकी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कराए, लेकिन वो जो है बिल्कुल भी अपनी जो डिसेबिलिटी है या जो भी इम्पेयरमेंट आई है उसका ख्याल नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो फैक्टर्स देखने के जो कि उसकी कंडीशन को फर्दर एग्रावेट करें, ठीक है। तो ये इन सारे क्वेश्चंस को आपने ध्यान में रखना है जब भी आप डायग्नोस्टिक प्रोसेस से जो है चल रहे हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर मस्कुलोस्केलेटल जो है हमारे पास सिस्टम का जो प्रॉब्लम आ रहा है उसकी आपने डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन किस तरीके से करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि पेशेंट आया आपके पास, ठीक है, वो कह रहा है कि मेरे जो है ना पेन रहता है, शोल्डर में पेन रहता है, ठीक है, तो आप उसको चेक करोगे तो वो मोस्टली उसका शोल्डर पेन इस तरह से हो रहा होगा कि वो स्लीपिंग पैटर्न उसका सही नहीं है, या नेक पेन आ रहा है तो उसका स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है, ठीक है, तो आपने जो है आपने देखना है कि इस पेशेंट को स्पैज्म भी हो सकता है, ठीक है, उसके मसल्स जो है वो क्या कहते हैं उनकी मसल की जो फंक्शनिंग है वो इम्बैलेंस हो सकती है, ठीक है, तो आपने उसको खराब होने से पहले ही जो रोक देना है, पहले ही उसकी स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट कर देनी है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर देनी है कि मसल स्ट्रेंथन हो जाए, ठीक है, तो ये होती है प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताई है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है अगर आप पोस्चर पोस्चर आप देखेंगे आपने देखना है कि उसका इम्पेयर्ड पोस्चर तो नहीं है, ठीक है, मसल परफॉर्मेंस जब भी इम्पेयर्ड होगी तो पोस्चर भी क्या हो सकता है इम्पेयर्ड हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जॉइंट मोबिलिटी, मोटर फंक्शन, मसल परफॉर्मेंस, रेंज ऑफ मोशन आपने देखनी है, ठीक है। उसके अलावा आपने लिगामेंट्स और टेंडन्स और नर्व्स वगैरह, ठीक है, उनकी भी कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे पास डिसफंक्शन होता है उनको भी आपने देखना है, उनकी वजह से भी कनेक्टिव टिश्यू डिसफंक्शन की वजह से भी जॉइंट की मोबिलिटी और मोटर फंक्शन, मसल फंक्शन जो है डिस्टर्ब हो सकता है। अब देखें कि एक लिगामेंट का टेयर हो गया, ठीक है, अब वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल अनबैलेंस हो जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे मसल भी जो है उसको स्टेबल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू डिसफंक्शन के भी हमने लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या देखना है कि समटाइम्स स्पाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से भी जो है पेशेंट की जॉइंट मोबिलिटी, मोटर फंक्शन, मसल परफॉर्मेंस, रोम और रिफ्लेक्स इंटीग्रिटी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। जिस तरह अगर हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज हुई है कि हमारे पास जो लोअर मोटर न्यूरॉन जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे मसल एक्शनिंग परफॉर्म करने में बहुत हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज होगी तो वो पूरा का पूरा जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन का जो मैकेनिज्म चल रहा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वहाँ पे सारी जो है जो हमारे मसल्स को नर्व सप्लाई मिल रही होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा जब भी लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज होती है तो वहाँ के रिफ्लेक्स भी क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने स्पाइनल डिसऑर्डर्स का भी ख्याल रखना है, इनकी वजह से तो कोई पेशेंट की जॉइंट मोबिलिटी या मोटर फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही। उसके अलावा पेशेंट को जब फ्रैक्चर होता है, ठीक है, तो फ्रैक्चर में भी ये होता है कि जिस जॉइंट का या जिस बोन का फ्रैक्चर हो उससे जो बिलो जो जॉइंट है उसकी मोबिलिटी
जो है डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। जब आप उसको पेशेंट को इमोबिलाइज कर दोगे तो मसल्स तो बिल्कुल काम नहीं करेंगे, तो मसल की फंक्शनिंग भी थोड़ी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और रेंज ऑफ मोशन भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आप मूव ही नहीं कर रहे, ठीक है। जब आप प्लास्टर हटता है वहाँ से, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जो है वहाँ पे पेशेंट की जो रेंज ऑफ मोशन है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है। फिर आपको जो है उनकी रेंज ऑफ मोशन दोबारा से बहाल करनी पड़ती है ताकि जो है जॉइंट मोबिलिटी दोबारा से रिस्टोर हो सके, ठीक है। उसके अलावा अगर जो है हमारे पास पेशेंट का जॉइंट रिप्लेस हुआ है, ठीक है, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद भी जो है पेशेंट के, अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट से पहले अगर पेशेंट के मसल वीक थे, ठीक है, और उसकी पहले फिजिकल थेरेपी नहीं हुई, ठीक है, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद उसके मसल्स और फर्दर वीक हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो सारा मसल परफॉर्मेंस और ये सारा जो है सिस्टम, जो मोबिलिटी का है वो क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। उसके अलावा अगर जो है हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स में जो है हमारे पास उनकी सर्जरी हुई है या बोन की सर्जरी हुई है, तो वही सेम उसमें भी क्या होगा, जब इतने ऐसा बंदा जो है इमोबिलाइज रहेगा तो जॉइंट मोबिलिटी, मोटर फंक्शन और मसल परफॉर्मेंस जो है सारी की सारी जो है डिटोरिएट होने लग जाएंगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर एक पेशेंट का जो है एम्पुटेशन हुई है, मीन्स के आधी लेग या पूरी लेग जो है कट हुई हुई है, ठीक है, तो एक लेग से जो है उसको स्टेबल करना उसके लिए क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से जो है उसका जो गेट जो है प्रॉब्लम आ सकती है, बैलेंस प्रॉब्लम आ जाती है, इसी तरह मसल परफॉर्मेंस भी क्या हो जाती है, वीक हो सकती है, ठीक है। तो जब भी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के जो हम डायग्नोसिस बनाए, तो हमने इन सारे पैटर्न्स को ध्यान में रखना है कि कोई इनमें से कोई या तो स्पाइनल डिसऑर्डर्स की वजह से जो है इम्पेयर्ड जॉइंट मोबिलिटी हो सकती है, या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स की वजह से, या एम्पुटेशन की वजह से, या जॉइंट आर्थोप्लास्टी की वजह से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमने जो है लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि प्राइमरी प्रिवेंशन हमने करनी होती है। इम्पेयर्ड पोस्चर को आप देखेंगे, इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस को देखेंगे, इम्पेयर्ड जॉइंट मोबिलिटी ड्यू टू कनेक्टिव टिश्यू डिसफंक्शन। उसके अलावा आपने जो है लोकलाइज इन्फ्लेमेशन अगर हुई हुई है, ठीक है, तो वहाँ जब इन्फ्लेमेशन होती है तो पेशेंट का जो जॉइंट होता है वो स्वेलन हुआ हुआ होता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी जो मोशन क्या होती है, रिस्ट्रिक्ट हुई हुई होती है। उसके अलावा स्पाइनल डिसऑर्डर्स, फ्रैक्चर पैटर्न, जॉइंट आर्थोप्लास्टी, टिश्यू सर्जरी वगैरह और एम्पुटेशन, इन सब चीज़ों से क्या हो सकता है, जो है ये हमारे पास जॉइंट मोबिलिटी, मोटर फंक्शन, मसल परफॉर्मेंस और आरओएम जो है रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, ठीक है। तो हमने जब डायग्नोसिस बनाना है तो इन सारे पैटर्न्स को लाजमी ख्याल में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह फर्दर कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।